वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 11। तो देखिए हमारा जो चैप्टर चल रहा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इसमें कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है और कुछ क्या है न्यूमेरिकल पार्ट है। तो हम उनको ऑडियो और वीडियो दोनों से ही कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास का मतलब क्या हुआ? एटम का मास। तो एटम का मास हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आपने देखा होगा नॉर्मल केसेस में अगर हम किसी सब्सटेंस को लेने आते हैं तो उसका मास कैसे निकालते हैं या उसका वेट कैसे निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए आप मार्केट गए और आपने वहाँ से पोटैटोज लेने हैं आपको 1 kg। तो आप जो बीम बैलेंस होता है उसमें एक साइड पर आप वेट रखते हैं और एक साइड पर आप क्या रखते हैं, पोटैटोज रखते हैं। तो उस जब दोनों पैन जो है बराबर आ जाते हैं तो क्या हो जाता है कि पोटैटोज का मास भी जो है बिल्कुल इक्वल हो जाता है 1 kg या जो भी वेट आपने लिया उसके रिस्पेक्ट में, और आप कहते हैं कि दोनों का मास इक्वल हो गया, यानी आप पोटैटोज भी कितने हो गए 1 kg के, या जो भी वेट आपने रखा उतने केजीज के या ग्राम्स के हो गए। अब लेकिन अगर क्या आप एटम्स के बारे में ऐसा सोचते हैं, हाइड्रोजन एटम्स या हम नॉर्मल किसी भी एटम की बात कर रहे हैं, तो वैसे बेसिकली हम बात करते हैं हाइड्रोजन एटम की। तो हाइड्रोजन एटम अगर हम बात करें तो सुई की नोक पर 6000 हाइड्रोजन एटम्स आ जाते हैं। सुई की नोक जो आप अपने घरों में नीडल यूज करते हैं, तो यानी वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं। तो एक एटम का मास निकाल पाना क्या सही होगा? नहीं होगा। और अगर हम एक एटम फाइनली निकाल भी लेते हैं, एक्सट्रैक्ट भी कर लें, तो आप उतना छोटा वेट कहाँ से लाएंगे? ठीक है, तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। तो अब तो पहली बात तो ये कि हम कैसे उसको रिलेट करें, कैसे हम एटम को, हमारे पास कोई ऐसी भी चीज़ क्वांटिटी होनी चाहिए ना जिससे हम एटम का वेट निकाल लें, है ना। या आप सोचिए कि इलेक्ट्रिकल बैलेंस में तो एटम इतना छोटा है कि इलेक्ट्रिकल बैलेंस में रख करके आप उसको निकाल ही नहीं सकते। तो सबसे पहले अगर हमें कोई भी एटम का मास निकालने की जरूरत पड़ेगी तो स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत पड़ेगी, स्टैंडर्ड रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी। और सबसे पहले वो स्टैंडर्ड रेफरेंस दिया गया था हाइड्रोजन, लेकिन बाद में कार्बन 12 दे दिया। तो कार्बन 12 को एज ए स्टैंडर्ड रेफरेंस में लिया गया, यानी जब भी हम किसी एटम का मास निकालेंगे तो उसका कंपैरिजन हम कार्बन 12 से करेंगे। तो यानी हम कार्बन 12 से उसको रिलेट करते हैं, इसलिए एटॉमिक मास को हम रिलेटिव एटॉमिक मास भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम जिस भी एटम का मास निकाल रहे होते हैं उसको रिलेट करते हैं कार्बन 12 के मास से। तो कैसे हम रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं? जो भी एलिमेंट है उसका मास को हम 1/12 मास ऑफ द कार्बन 12 से डिवाइड कर देते हैं, इस तरीके से रिलेटिव एटॉमिक मास आ जाता है। तो 1/12 मास ऑफ द कार्बन 12 क्या कहलाता है? एटॉमिक मास यूनिट, और एज ए ये ही स्टैंडर्ड डिफरेंस है। तो अगर हम बात करें कि एटॉमिक मास यूनिट किस तरीके से डिफाइन करता है, तो फॉर एग्जांपल अगर आप मान लीजिए ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 16 यूनिट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन का एक एटम कार्बन 12 के 1/12 मास से 12 टाइम्स हैवियर है। तो जब भी हम एटॉमिक मास निकालते हैं तो उसको रिलेट करते हैं 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 से। तो एटॉमिक मास की डेफिनेशन ये होगी दैट एनी एटम इज हाउ मेनी टाइम्स हैवियर देन द 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 इज नोन एज इट्स एटॉमिक मास। कोई भी एटम कार्बन 12 के 1/12 मास से कितना हैवियर होता है उसे उसका एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे देखिए आपने जैसे फिर से बताया था ऑक्सीजन। अब एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मान लें ये कहा जा रहा है कि सल्फर का जो एटॉमिक मास है वो 32 यूनिट्स है, और इस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है। तो कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? तो आप ये बताएंगे कि द सल्फर एटम इज 32 टाइम्स हैवियर देन 1/12 मास ऑफ कार्बन। तो इस तरीके से हम कहेंगे। या फिर हम नाइट्रोजन की बात करें तो 14 यूनिट होता है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि नाइट्रोजन एटम इज 14 टाइम्स हैवियर देन 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। तो ये बात हो गई एटॉमिक मास। अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास। तो बात करेंगे किसी मॉलिक्यूलर मास। तो ये भी क्या होता है, ये भी जो मास है ये भी क्या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है। तो यहां पर हो जाता है मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ गिवन कंपाउंड। तो अब आप देखिए क्या होगा, यहां पर जब आप करेंगे मॉलिक्यूलर मास, एटम का मास क्या कहलाएगा? एटॉमिक मास। और मॉलिक्यूल का मास क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर मास।
तो अब आप इसी तरीके से देखिए कि कोई, अब इसको हम क्या कहेंगे, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, RMM, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। तो इसकी भी डेफिनेशन वैसे ही हो जाएगी कि एनी मॉलिक्यूल, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सब्सटेंस के मॉलिक्यूल या किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल, तो हम ये कहेंगे कि एनी मॉलिक्यूल इज हाउ मेनी टाइम्स हैवियर देन द 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 इज नोन एज इट्स रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। कोई भी मॉलिक्यूल कार्बन 12 के 1/12 मास से कितने टाइम हैवियर है, वो उसका क्या कहलाता है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल SO2 की बात करें, सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर का मास होता है 32 यूनिट्स और ऑक्सीजन का होता है 16, और 16 कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो 2 × 16 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 32 + 32 कितना हो गया, 64 यूनिट। यानी ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर मास हो गया वो क्या हो गया, 64 यूनिट हो गया। क्लियर? तो अब देखिए क्या होगा, यानी अब हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, यानी ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है वो कार्बन 12 के 1/12 मास से 64 टाइम्स हैवियर है। अगर हम इसी तरह से CO2 की बात करें तो उसका मास होता है 44 यूनिट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो CO2 का एक मॉलिक्यूल है वो कार्बन 12 के 1/12 मास से कितने टाइम्स, 44 टाइम्स हैवियर है। तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास क्या हो गया, खत्म हो गया। क्लियर? तो अब देखिए क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक। जब एटॉमिक मास को हम किसमें एक्सप्रेस करते हैं, ग्राम में, तो वो कहलाता है ग्राम एटॉमिक मास, और जब हम मॉलिक्यूलर मास को किसमें एक्सप्रेस करते हैं, ग्राम में, तो वो क्या कहलाता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो फॉर एग्जांपल अगर सोडियम का एटॉमिक मास, सोडियम का एटॉमिक मास कितना है, 11 यूनिट है, तो सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 11 ग्राम। इसी तरह से अगर नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 यूनिट है तो इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, GAM ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 14 ग्राम। तो यानी जब हम एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास, और इस तरह से मॉलिक्यूल को अगर ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो वो हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूल मास। ठीक है? तो अब अगर आप देखिए CO2 का कितना होता है, 44 यूनिट होता है, तो इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 44 ग्राम। ये इसी तरह से NH3 का देखिए 17 यूनिट होता है, तो अगर NH3 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 ग्राम। तो इस तरह से एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास खत्म हो गया। अब आपको क्या देखना है, मोल। अब हम बात किसकी करेंगे, मोल की करेंगे। तो देखिए मोल क्या है, तो हमने बताया था कि मोल क्या है, SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर, यानी जो भी मैटर है, कोई भी सब्सटेंस है, उसको हम किस में मेजर करते हैं, मोल में मेजर किया जाता है। तो मोल बेसिकली है, तो ये बताया गया कि मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेन एज मेनी पार्टिकल्स एज प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। तो ये बताया गया कि मोल किसी भी सब्सटेंस का वो अमाउंट है, ठीक, जिसमें इतने ही पार्टिकल्स होते हैं जितने 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में होते हैं। क्लियर? तो मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स एज मेनी पार्टिकल्स एज इट कंटेन्स या एज इट प्रेजेंट इन 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12। क्लियर? तो अब यहाँ पर हमें ये देखना है ये पार्टिकल्स क्या है। देखिए ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। तो पार्टिकल्स की जगह एटम, मॉलिक्यूल या आयंस भी रखा जा सकता है। अब दूसरी बात यह है कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में कितने पार्टिकल्स या कार्बन 12 के कितने एटम प्रेजेंट होंगे, ये भी तो हमें देखना है। तो अगर आप देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, तो 12 ग्राम कार्बन, और अब कार्बन एटम 12 ग्राम कार्बन में, अब इसको कार्बन एटम के मान से आते हैं, डिवाइड करेंगे। तो अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6.022 × 10⁻23 एटम्स पर मोल ऑफ कार्बन 12।
यानी कार्बन 12 के 12 ग्राम में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.022 into 10 to the power 20। और इसी नंबर 6.022 into 10 to the power 23, इसी को हम क्या कहते हैं? Na। Na क्या होता है? एवोगैड्रोस नंबर। इसको क्या कहते हैं? एवोगैड्रोस नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर को भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि एवोगैड्रो नंबर, क्लियर है? तो अब देखिए क्या होगा, मोल की हमें नई डेफिनेशन दी। तो मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। इज इट क्लियर? नाउ इट इज द लास्ट टॉपिक, दैट्स इट, थैंक यू।